उसके बाद एक लंबा समय उन्होंने श्री बाफला जी के साथ में बिताया और बहुत सारे अनुभव उन्होंने प्राप्त किए। उन अनुभवों को मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया वो शेयर करेंगे। श्री मंगल सिंह उत्तराखंडी जी सादर आमंत्रित हैं। मंच पर आसीन मेरे मित्रगण, अधिकारी जी, उपस्थित सभी उस काल के साथीगण, यहाँ पर उपस्थित सभी बाफला जी होगा। सबसे पहले ये बता दूं कि मेरी मुलाकात बाफला जी से कैसी हुई। हालांकि बाफला जी हमारे रिश्तेदार हैं और रिश्तेदारी रहेंगे, वैसे उपस्थित नहीं, लेकिन हम लोगों के दिलों में उपस्थित हैं। वो व्यक्ति से मेरी मुलाकात मैं तालक के दौरान हुई। अब मैं नया नया वकील था, बनके और उसके लिए एक लंबी कहानी है। मैं यहाँ पर दिल्ली इंस्टीट्यूट में रिसर्च स्कॉलर के तौर पर आया था और प्रोजेक्ट बेस काम था हमारा। तो एक प्रोजेक्ट में मैं कहाँ पौड़ी गढ़वाल गया था, तो मेरे साथ यहाँ का एक लड़का अशोक सिंह था, उसका किसी जुगाड़ से वो भी हमारे साथ आ गया। तो उसने फिर कहा, यार मंगलदा को यहाँ कहाँ पड़ा हुआ है, ये रिसर्च के चक्कर में प्रोजेक्ट था, सर्वे सोशल सर्वे हम लोग करते, चलो कचहरी चलते। तो भाई मैंने कहा बहुत तो क्या ही हुआ था, मैं से आया था और उत्तराखंड छात्र संगठन का मैं संयोजक हूँ। जब मैं यहाँ कचहरी आया तो एक कोट खरीदा गया 400-500 रुपये का सब आता था। और कचहरी में मैं एक यहाँ हरौनी के ठाकुर लोग हैं, उनके साथ कुछ दिनों उनके पास रहा मैं। और उसके बाद एक तेलीबाग में मुश्ताक अहमद थे, तो उन्होंने कहा यार वो पहाड़ियों से बड़ा प्रेम करता था, तेलीबाग में रहता था, तो पहाड़ियों का मोहल्ला था, उसमें अरे यहाँ बैठा तो मेरे पास तो नया बच्चा मैं उस समय लॉ के लिए तो ABCD वाला ही था प्रैक्टिस के मामले में। तो मुश्ताक ने कहा तू यहाँ पर आजा, पहाड़ियों से बड़ा प्रेम करता था। तो एक दिन बाफला जी अचानक आए और 3-4 एफिडेविट उनको बनाने थे, SDO बोर्ड में लगा। पहला परिचय बता रहा हूँ, वैसे तो किसी सारे आदमी मिलते थे, लेकिन इतना परिचय वो वाला नहीं। तो 4-5 एफिडेविट बनाने दिए और वो 500 रुपये में करते थे। उन दिनों एफिडेविट 15 रुपये में बनता था। तो बहुत से बहुत 60 रुपया हुआ मेरा। तो मैंने 440 रुपया उड़ा के अपने जेब में रखे। मैंने कहा बंदा बाहर अंदर से बाहर आएगा तो उसको दे दूँगा। तो जैसे बंदा बाहर आया, मैं गया मेरा गेट पे, कचहरी के गेट पे जो अंदर भी जाता है, अरे रखो रखो रखो। लिखा क्या रखो भैया, तो ये इतने पैसे लगते हैं, ये लो अपना नहीं रखो, शाम को वहाँ आ जाना। तब इनका ऑफिस लेकर आदमी नहीं था, उसी रोड पे दाएं तरफ आगे का आदमी आ रहा, तो शाम को वहाँ आ जाना। और वहाँ जैसे मैं शाम को गया शादी में उसको मिलाई तक तो पहुँच गया इनके ऑफिस, पूछते पाछते। तो बाफला जी ने मेरे को जो है उन दिनों रेस्क्यू का एक परफॉर्मा आता था, राव जी भाई आता था, वो 10 बार परफॉर्मा को नाम लेके इसके नाम होना, इसके नाम होना, इसके नाम होना, 10-12 फॉर्म पकड़ा दिए। नया तो था, थोड़ा बहुत आइडिया मेरे को कचहरी में हो गया था। तो उन्होंने इतने रेस्क्यू के पड़े को तैयार कर देना, जैसी जल्दीबाजी मुझे रहती थी। आए और ये मेरा पहला परिचय था, फिर मैंने उनको और एक रेस्क्यू भाई होगी बंदी में यहाँ आज तक मैं 40 साल लेकिन फिर भी 40 साल की प्रैक्टिस नहीं हुई। और अब तो खैर था कि हम लोग भी इस पीढ़ी के रहे, लेकिन बाफला जी के अंदर जो एनर्जी थी ना और जो जोश था उनके अंदर,
वो बड़ा उस बंदे के साथ आप पैदल नहीं चल सकते, सतत लगा के चलता। तो हम लोग और वकील वैसे भी घूमना होगा, क्लाइंट को जाने को होगा, थोड़ी देर देखेगा, धीरे धीरे पीछे से चल के आगे बढ़ेगी। और उस बंदे को हमेशा जल्दीबाजी रहती थी, हर काम तुरंत होना चाहिए जैसे भी हो। और उसके बाद एक आदमी का ऑफिस हुआ, एक आध तो आप सभी बंधु लोग जानते हैं, बहुत से जो करीब से जानते हैं और करीब से साथ, क्योंकि उनके टोली में हर प्रकार के लोग, हर प्रकार का काम करने वाला व्यक्ति उन लोगों के साथ जुड़ा हुआ था, उनके साथ जुड़ा हुआ। और आपको मालूम है उस बंदे ने कहाँ से शुरुआत की थी? थोड़ा सा मैं उस पर भी बता देता हूँ प्रकाश के। आप सचिवालय में रहे, सचिवालय में कैंटीन उन्होंने चलाई, और उसके बाद भाई जैसे राव जी को मालूम है, जो भी अधिकारी जो है दूधिया लोग आते थे उनके पास, दूधिया कैंटीन में, तो भाई अब वहाँ से शुरू हुआ बिजनेस उनका कि दूधिया यार मेरी जमीन बिकाओ, अरे लिख दे लिख दे लिख दे। उसने लिख दिया। पैसे का उसमें कोई वैल्यू नहीं थी कि कितना पैसा आप किसान को दे रहे हो। किसान विश्वास करता था, विश्वास पर आपको 1 बीघा 2 बीघा 4 बीघा 10 बीघा लिखा दे, भैया बेचते रहिए देते रहिए, ये होता था ना। अब बाफिला जी ने अपना जो भी ये खुला अपनी प्रॉपर्टी का कारोबार किया, और बाफिला जी की ये खूबी थी कि किसान अपना पूरा पैसा लेके भी हर त्योहार को हर दिन लेकर रात में हाजिर होता, 100 रुपया ले जाता, मतलब कोई वहां से खाली हाथ नहीं जाता था। पैसा क्लियर हो गया दे दिया, लेकिन फिर भी उसको देना है, त्योहार है, कोई अच्छा कार्य है, तो उसके किसान जो ना बहुत खुश रहते थे। और धीरे धीरे बाफिला जी ने इतना बड़ा भाई एजुकेशन देखो, कोई व्यक्ति इतना माहिर था जिसने इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिया, ये बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है और विडंबना की बात है। एक प्रॉपर्टी डीलर जिसका काम प्रॉपर्टी का है, उसकी सोच देखिए। पहले प्राइमरी स्कूल खोला, प्राइमरी स्कूल इनके गांव में भी बाफिला जी ने बोला, मैं उस स्कूल में पढ़ाया हूँ, सुइया है क्या नाम है उसका, तो हमारा साथ रहा है। इलेक्शनों में भी कोश्यारी जी के इलेक्शनों में मैं और बाफिला जी पता नहीं कितना घूमे कपकोट इलाके में, तो वो व्यक्ति जी जान लगाकर सबके साथ रहता था। जो पर्वतीय क्षेत्र के बच्चे थे उनके लिए फ्री था, आज भी फ्री हुआ मेरे ख्याल से, आप पढ़िए। अब थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया है क्योंकि मैं भी ज़्यादा सक्रिय नहीं हूँ उसमें, उनके उस पर। तो बाफिला जी का योगदान कितना रहा ज़्यादा कहने की और ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाफिला जी का मैंने काम शुरू किया था 0 से, तब मैं भी नया नया था, मेरे पास भी ज़्यादा कुछ था नहीं। तो जो भी मेरा सेटलमेंट आज है, जो भी मैंने एक पहचान बनाई है, उसमें बहुत बड़ा योगदान बाफिला जी का है। तो मैं आज बाफिला जी को पुनः याद करता हूँ, उनके कार्यों का स्मरण करता हूँ और आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंगल सिंह उत्तराखंडी जी को। अभी आपने उनके संस्मरणों को सुना, जिन्होंने बाफिला जी के साथ में एक बहुत अच्छा समय व्यतीत किया है, और उन्होंने बताया कि अपने युवा काल में किस प्रकार से बाफिला जी की सहृदयता को उन्होंने परखा है, देखा है और बहुत कुछ उनसे सीखा है। बहुत बहुत आभार आदरणीय श्री मंगल सिंह उत्तराखंडी जी का। तो अब चलते हैं अगले क्रम में, क्योंकि हमारे बीच में आज मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मेयर महोदया को यहाँ पर पहुंचना है, वो कुछ क्षणों के लिए व्यस्त हैं। तो सबसे पहले हम आज के इस क्रम में अब जिस उस पूजनीय सम्मानित व्यक्तित्व को यहाँ पर स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, उनके चरण कमलों में व्यक्तित्व को हम नमन कर रहे हैं, जिसके लिए हम कह सकते हैं कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं, गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं। बहुत ही एक महान हस्ती के रूप में स्वर्गीय दिलीप सिंह बाफिला जी की ख्याति इस लखनऊ नगर में और उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तरांचल तक प्रसिद्ध है। वो एक सफल व्यवसायी, एक शिक्षाविद और एक समाज सेवी के रूप में, अग्रणी व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। गजब की जीवटता, जो ठान लिया वो करके दिखाया।
और मैं कह सकता हूं कि कन्विक्शन, कमिटमेंट और कंटिन्यूटी का दूसरा नाम डॉक्टर दिलीप सिंह बाफला थे। उनके रग रग में सेवा की भावना भरी हुई थी और अपने जीवन में संघर्ष से शिखर तक पहुंचने के दौरान प्राप्त अनुभवों को देखते हुए एक सफल व्यवसायी से शिक्षा के क्षेत्र में सेवा करने का उन्होंने संकल्प लिया। आप सभी से निवेदन है कि जो भी जन आप श्रद्धानुसार अपनी पुष्पांजलि आदरणीय डॉक्टर दिलीप सिंह बाफला जी के श्री चित्र पर अर्पित करना चाहें, आपका अभिनंदन है। दीप प्रज्वलन हमारे बीच में मुख्य अतिथि कुछ ही देर में, कुछ ही पलों में पधारने वाली हैं, ऐसा हमें सूचना मिली है। तो दीप प्रज्वलन का ये कार्यक्रम उनके आगमन के उपरांत ही हम करेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि मैं अपने समाज के एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति जो कि एक साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं, सदस्य है उत्तराखंड भाषा संस्थान देहरादून, जो कि उत्तराखंड शासन भाषा विभाग से संबद्ध है, श्री कौस्तुभ आनंद चंदोला, जो कि पर्वतीय महापरिषद लखनऊ के संयोजक पद को भी सुशोभित करते हैं और समाज और संस्कृति से उनका अगाध प्रेम है। लगातार समाज के बीच में अपनी सेवाएं वो संस्कृति, समाज सेवा और साहित्य के माध्यम से देते रहते हैं। ऐसी अपने इस समाज की विभूति को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। कृपया बाफला जी के सम्मान अपने उद्गार यहाँ पर करेंगे। श्री कौस्तुभ आनंद चंदोला जी। अखिल भारतीय पर्वतीय उत्तराखंड महापरिषद, जो कि अभी नई जिसका जन्म हुआ है, और डॉक्टर समता सिंह बाफला जी, महासचिव अध्यक्ष कैलाश उपाध्याय जी, महासचिव गोपाल सिंह गालाकोटी जी तथा अन्य पदाधिकारियों को मैं सबसे पहले बधाई दूंगा इस नए संस्थान को स्थापित करने के लिए। और जिस तरह से वो पहला काम ही उन्होंने एक ऐसे समाज सेवी के नाम से यहाँ पर रखा, दिलीप सिंह बाफला जी, और उनकी जन्म जयंती पर आज जो उन्होंने कार्यक्रम रखा, इसके लिए मैं अखिल भारतीय पर्वतीय उत्तराखंड महापरिषद के सभी सदस्यों को कोटि कोटि बधाई देता हूँ। और संस्थाएं बनेंगी, बिगड़ेंगी, करती रहेंगी तमाम काम, लेकिन जो अपने समाज के महत्वपूर्ण व्यक्तियों को भूल जाते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो उसी कड़ी में मैं फिर से एक बार अखिल भारतीय पर्वतीय उत्तराखंड महापरिषद को धन्यवाद दूंगा, ऐसे व्यक्तित्व को यहाँ पर याद करने के लिए जिन्होंने अपने समाज के लिए बहुत कुछ किया। अब बाफला जी की बात करें, ये तो संस्था की बात थी, अभी नई बनी है। अब आगे कितना इसको आगे ले जाएंगे, कितनी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, कितने अच्छे ढंग से, जैसा कि इन्होंने लिखा है कि कला, संस्कृति और लोक कला के माध्यम से काम करेंगे, इसके लिए भी मैं ढेर सारी शुभकामनाएं संस्था को देता हूँ। जहाँ तक बाफला जी के 62वें जन्म जयंती के अवसर पर हम लोग यहाँ बैठे हैं, तो मैं नहीं समझता यहाँ पर बैठे जितने भी लोग हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनको अच्छी तरह न जानता हो। जानते हैं, उनसे संपर्क से वो प्रभावित थे, किसी न किसी तरह से उनसे जुड़े हुए थे, तभी तो आज यहाँ पर आके बैठे हैं। तो फिर भी मेरा भी उनसे एक अंतरंग संबंध रहा है। मैं बल्कि ये प्रमाणित तो क्या कर सकता हूँ, घोषणा कर सकता हूँ कि मेरे से अंतरंग कोई व्यक्ति उनके साथ नहीं रहा। तो मेरी जो उनके साथ जो भावनाएं हैं, जो मेरी यादें हैं, वो बहुत ही विस्तृत हैं, उनको बताना तो यहाँ पर संभव नहीं है। तो 90 में मैं लखनऊ आया, 95 में बाफला जी के साथ उत्तराखंड जो आंदोलन हम लोगों की प्रारंभ हो रहा था, हम लोग सरकारी सेवा में थे, तो उतना हम लोग नहीं पीछे रहते थे। नारे वाले लगाना हो तो मुंह छुपा के हम लोग लगाते थे, लेकिन भीड़ लगाना आते थे। तो वहीं से बाफला जी से मुलाकात हुई कि बाफला जी हैं, और इस तरह से ये तो बागेश्वर का मैं भी रहने वाला हूँ। तो जब बातचीत हुई तो मेरी बुआ का जो ससुराल है, मेरी बुआ इनके गांव में ही गोलना के बगल में ब्याही हुई थी।
तो मैंने जब बताया तो हम लोग थोड़ा नजदीकी बढ़ी। इस तरह से खैर उनका व्यवसाय था, तो उस व्यवसाय से हमारा कोई डायरेक्ट संबंध नहीं था, हम सरकारी सेवा में थे, तो लेकिन कभी कभी आना जाना होता था। लेकिन मुख्य रूप से जब उनसे मेरी मुलाकात हुई जब हमारा पर्वतीय महापरिषद का गठन होने की बात आई, जब उत्तराखंड राज्य बन गया और हम लोगों ने यहाँ की 34 संस्थाओं को जोड़ के सबने ये सोचा कि एक बड़ी संस्था एक बनाई जाए लखनऊ में, तो पर्वतीय महापरिषद के रूप में उस संस्था का उदय हुआ और उसमें हमारे कैलाश जी और हम सब लोग वहाँ पर बहुत पुराने लोग जो वहाँ थे और एक संस्था बनाई हम लोगों ने और उस संस्था के बैनर तले काम प्रारंभ हुआ। और पहले जो हमारा पर्वतीय महापरिषद का भवन आप देख रहे हैं करीब 30,000 स्क्वायर फीट में गोमती नगर में है और उसमें विशाल मंच बना है, विशाल इतनी करीब 25-30 करोड़ की इस टाइम उसकी लागत है। तो ऐसे जमीन आधी जमीन बाफला जी ने फ्री में पर्वतीय महापरिषद के नाम रजिस्ट्री कराई, फ्री में, कोई पैसा नहीं लिया। उस टाइम भी उसकी कॉस्ट लगभग 10-12 लाख थी। आधी जमीन हम लोग किसानों से ले ली थी एक पट्टी, और दूसरी पट्टी जो बाफला जी की थी तो उन्होंने वो बिना कि कोई पैसा लिए रजिस्ट्री कराई। तो समाज के प्रति उनका लगाव शुरू से ही था, समाज के लिए उन्होंने, यहाँ से मैं प्रारंभ कर रहा हूँ आपको कि पर्वतीय महापरिषद को उन्होंने जैसे जमीन दे दी। उसके बाद पर्वतीय महापरिषद के तब वो पदाधिकारी वरिष्ठ पदाधिकारी थे, फिर अध्यक्ष बने। अध्यक्ष बनने के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां आई कि कोषाध्यक्ष कौन बनेगा, कोई कोषाध्यक्ष का काम सबसे कठिन होता है, आप जानते हैं, रखना, ये करना, रिकॉर्ड ठीक रखना। तो मैं सर्विस में था, उन्होंने कहा नहीं, मैंने कहा भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं सेल टैक्स डिपार्टमेंट में हूँ तो वहां मैं ऐसे ही बिजी रहता हूँ। नहीं, बोले आप करेंगे। अब कुछ उनका हम लोगों का पारिवारिक व्यवहार था तो मैंने कोषाध्यक्ष का पद उनके साथ संभाला और पूरे 9 साल मैं कोषाध्यक्ष रहा उनके साथ जब तक वो अध्यक्ष रहे। उसके बाद वो संयोजक हो गए और आज मैं संयोजक हूँ। आज वो हमारे बीच नहीं है, पर्वतीय महापरिषद का मैं संयोजक हूँ। लेकिन उन्हें पर्वतीय महापरिषद में रहते हुए जितनी ऊंचाइयों तक पर्वतीय महापरिषद को ले गए समाज को आगे बढ़ाने के लिए, तो उस टाइम अभी हमारे भट्ट जी ने बताया कि उत्तरायणी कौथिक को, जो आज लखनऊ का बहुत बड़ा कौथिक बन गया है, तो उस कौथिक को लखनऊ की धरती पर पर्वतीय महापरिषद के बैनर तले लाने का श्रेय उनको जाता है। तो पंतनगर में छोटी सी हमारे पंतनगर, मैं पंतनगर कॉलोनी का रहने वाला हूँ, तो वहाँ पर हमारा रामलीला ग्राउंड है, तो उसमें हम लोग उत्तरायणी मेला एक दिन का कराया। इसमें नरेंद्र देवड़ी और स्वर्गीय मोहन सिंह डोलिया जी का हाथ था। उन्होंने कहा यार इसको यहाँ शुरू किया जाए, तो बाफला जी ने कहा ये बहुत, उनको तब कल के मतलब इस मेले को देख के बागेश्वर के उत्तरायणी मेला याद आ गया, ये याद आ गई मुझे। और इसको वो उनके अध्यक्ष थे उस टाइम पर्वतीय महापरिषद, उन्होंने कहा हम इसको पर्वतीय महापरिषद के बैनर तले बहुत बड़ा कौतिक लगाएंगे। तो उस बार हम लोगों ने ये कौतिक पर्वतीय महापरिषद के बैनर तले पहली उनकी अध्यक्षता में बना। विक्रम बैठे हैं, पहले जो हम लोगों ने महानगर में किया था तो उसमें जितने बच्चों के कार्यक्रम थे हमारे विक्रम ही देखते थे। तो उस तरह से हम लोग जुड़े और एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष आज पर्वतीय महापरिषद लखनऊ में है, तो उसमें बहुत बड़ी जो योगदान है वो बाफला जी का है। तो बाफला जी को हम समाज के क्षेत्र में जो उन्होंने किया, दूसरा लोगों की सहायता के लिए, अभी राजेश भट्ट जी बता रहे थे, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो जो उनसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से लाभान्वित न हुआ। तो मैं उनके साथ जब खाली हो जाता था, जॉब में थे, फिर मेरी बाहर भी पोस्टिंग हो गई, फिर मैं लखनऊ आ गया, तो मैं शाम को, मेरा ऑफिस विभूति खंड में था, तो लौटते वक्त हम प्राय 1-2 घंटा लेखराज में बैठ जाते थे। फिर वहां सब हम लोग सब लिखा पढ़ी, जो भी पर्वतीय महापरिषद या काम होते थे वो करते थे। फिर एक दिन ऐसे ही मेरी मन में विचार आया, मैं बल्कि आज बताना चाहूंगा कि ये जो कॉलेज बनाने का उनका जो उनके दिमाग में डाला, मैंने ही डाला। वो कैसे डाला, उनके ऑफिस में अभी भी मैं एक मूर्ति छोटी सी रखी है, अभी रखी है कि नहीं, फोटो एक ऐसी ऊपर हो दीवार में है अभी भी। तो वो मैं ये झाड़ पोछ के एक दिन दिवाली में साफ कर रहे थे,
तो मैंने कहा व्यवसायी प्राय लक्ष्मी की मूर्ति लगा के रखते हैं, आपने देखा होगा। तो मैंने देखा तो सरस्वती की मूर्ति है। मैंने कहा ये तो सरस्वती की मूर्ति है, और मैं भी लिखता था, तब लिखना शुरू कर दिया था मैंने सन 2005 से ही। तो मैंने कहा बाफला जी ये तो सरस्वती की मूर्ति लगा रखी है आपने, तो आपको तो लगता है आपको एक कॉलेज खोलना चाहिए। और चूंकि आपने ईश्वर की कृपा से काफी नाम कमा लिया व्यवसाय के क्षेत्र में, और आर्थिक रूप से भी आप ठीक ठाक हैं, तो आप एक कॉलेज खोलिए, तो उससे आपका एक अलग क्षेत्र, व्यवसायी के अलावा एक अलग क्षेत्र होगा। तो वो उनके दिमाग में बात बहुत तेजी से घुसी। और मैंने कहा ये मूर्ति, मैंने कहा हटा दो। बोला नहीं, ये मूर्ति मेरी फोटो है, वो मूर्ति भी नहीं है, वो प्रेम जड़ी हुई है। अभी है कि नहीं पता नहीं, इधर में बहुत दिन से नहीं गया। वो सरस्वती, आप जाएंगे अभी सरस्वती की मूर्ति है, फोटो है। तो खैर तब उनका ये इस तरह रुझान हुआ, और फिर उन्होंने जमीन में जो पहला ईंट रखने के लिए गड्ढे में जब पानी भी बरस रहा था, हम लोग सब जूते होते सब गीले खराब हुए थे, जूते दूर रख लिए थे हम लोग गड्ढे में उतर के। तो इस तरह से उनके साथ बहुत अंतरंग मेरा संबंध था। उसके बाद तो मैं रिटायर हो गया, तो पूरी तरह उनके साथ इन्वॉल्व हो गया। फिर हिमालयन में उन्होंने कहा भाई तुम जरा, भाई मैंने कहा नौकरी तो आपके साथ में नहीं कर सकता हूँ, हाँ सलाहकार के रूप में उन्होंने मुझे वित्तीय सलाहकार के रूप में उनके साथ 3-4 साल मैंने काम किया। फिर मेरा लेखन के क्षेत्र में ज्यादा ध्यान आ गया, तो मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैं अपना लिखने पढ़ने लगा। तो उनकी जो सोच थी, जैसा अभी बताया, एक छोटे से गांव से हम लोग पहली पीढ़ी के जितने लोग यहाँ पर हैं, आप माननीय अधिकारी जी बैठे हैं, चाहे वो डॉक्टर साहब के बाद और जो सीनियर लोग यहाँ बैठे हैं, सब जीरो से लेके आए। एक कुर्ता पजामा, एक फटा जूता पहन के लखनऊ आए, जो पहली पीढ़ी। वैसे यहाँ के गांव वाले हो चाहे वो पर्वत के हो, सभी ऐसे ही आते हैं। और फिर यहाँ पर जब वो स्टेब्लिश हो जाते हैं, फिर अपने पुरुषार्थ से वो कहाँ तक आगे बढ़ सकते हैं, वो मनुष्य के ऊपर रहता है। तो बाफला जी ने उस पुरुषार्थ को जान, उनको रिजाइन देना पड़ा अपने ऑफिस से। जब उनका व्यवसाय स्थापित हो गया, वहां से रिजाइन करके पूरी तरह व्यवसाय में व्यवसाय। लेकिन मैंने प्राय देखा है जितने व्यवसायी होते हैं बड़े कंजूस होते हैं। मतलब मैं ये भी कह रहा हूँ सब होते हैं, अपवाद स्वरूप 10% लोग हों, लेकिन पैसा जोड़ने की इच्छा होती तो वो पैसे को खर्च कम करना। लेकिन बाफला जी ऐसे व्यक्ति थे जो जेब में अगर पैसा हो जाए और कोई पहुंच जाए उनके यहाँ, तो वो अभी कोई कह रहा था राजेश भट्ट जी खाली आती है। तो ऐसे व्यक्तित्व समाज के लिए हरदम खड़े हो जाए। कहीं खड़े, कोई कहीं किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कहीं कोई बीमार हो जाए, कहीं कोई भर्ती है पता चल जाए, तो बस पहुंच गए। अगर उस पहले ही उसको आर्थिक जरूरत तो नहीं है, तो उसको आर्थिक सहायता के रूप में उसको सहायता करते थे। अब ये तो उनकी जो सामाजिक और जो सहृदयता थी उस पर बात कर रहा हूँ। अब इधर कॉलेज की बात करिए। कॉलेज में बड़ी कठिनाइयां आई, बड़ी मुश्किल, जानते हैं आप, एक जब जिसका बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं होता है, हम लोगों का कोई ऐसे गांव से आए हैं, कोई हमारे पीछे कोई हाथ धरने वाला नहीं है, तो उसको कोई बड़ा एस्टेब्लिशमेंट स्थापित करने में कितना कठिनाई आ रही होगी। तो उन्होंने बहुत कठिनाइयां झेली, कई बार कांड हुए, तो दुनिया भर की बातें हुई, कई बार गोलीबारी हुई, कुछ नहीं। उनको देखिए, जो कमजोर होता है व्यक्ति उसको परेशान करने के लिए तमाम लोग आते हैं। अभी बहुत और कॉलेजेस हैं, मैं सबको जानता हूँ, चाहे SR हो, RR हो, उधर SRG हो, सबके बाफला जी की वजह से मैं सबको जानता हूँ। मैं वित्तीय सलाहकार था, उनके साथ रहता था, तो वो सब पैसे वाले हैं, अपने खानदानी पैसे वाले हैं, तो उनके पास पैसे की कमी नहीं, पीछे से और भी तमाम सपोर्ट रहता है। लेकिन बाफला जी ने अपना सपोर्ट स्वयं बनाया। जैसे राजेश ने कहा, कई IAS, कई PCS, तमाम अधिकारी उनकी सहृदयता से, उनके उनसे कोई गाली उनके मुंह से आज तक नहीं सुना। आप गाली देके चले जाइए, लेकिन वो गाली उनके मुंह से नहीं निकलती। तो ऐसे व्यक्तित्व था। और फिर कॉलेज को उन्होंने आगे बढ़ाया, जो पैसा व्यवसाय से कमाया उन्होंने पूरा कॉलेज में लगाया, एक अच्छे कॉज में, एक अच्छे पवित्र काम में लगाया। आज वो कॉलेज आप देख रहे हैं, उसमें कोई भी ऐसी ब्रांच नहीं है जो ना हो। आपका B फार्मा, D फार्मा, B.Tech तो है ही है, पहले से शुरू में B.Tech ही रहा। फिर उसके बाद आपके जितनी ITI, अब तो छोटा कॉलेज भी बच्चों के लिए भी खोल दिया उन्होंने। तो मेरा हरदम उसके साथ था। और उनकी मृत्यु के एक दिन पहले भी मैं उनसे मिलने गया शेखर में, तो कहीं से वो नहीं लग रहा था बीमार, वो अपनी बीमारी को छुपा लेते थे।
क्योंकि आदमी के अंदर जिज्ञासा थी काम करने की, तो वो अपनी बाकी चीजों को छोटा समझता है, अपने काम को महत्व। मैं चाहे भाभी जी हो, भाभी जी से भी हम लोगों के घर के संबंध थे, तो जितना अंतरंग बातें वो किसी से कह सकते थे, तो मैं पहला व्यक्ति था। आज मुझे यहाँ मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया तो मेरा गला भर आता है। तो लखनऊ में अगर सबसे मतलब मेरा अंतरंग मित्र था तो दिलीप सिंह बाफला। कई बार उनके साथ बड़ी कठिनाइयां आई, लोग छोड़ दिए उनका साथ। मुझे याद है, आप सबको पता है कि भाई उनके साथ बड़ी जो देखिए, वही फिर मैंने कहा, आदमी जो जहां पर कहते हैं ना शहद होता है तो मक्खियां वहीं लगता है। तो जो लोग देखते हैं कि हाँ ये तो बड़े इनके पास धन आ रहा है, ये है वो है, तो उनको दबाने के लिए या शोषण करने के लिए लोग पीछे लगे। 2-3 दिन तो मेरे घर में मैंने उनको अपने आ रहे मेरे साथ में, किसी को पता नहीं कहाँ दिलीप बाफला, तो मेरे घर में रहे। तो ऐसे ऐसे हम लोगों के संबंध थे। बस आज ये अवसर था अपनी दिल के उद्गार निकालने का, और पर्वतीय महापरिषद में भी वो मुझे उनको अगर मेरे को स्टैब्लिश करने का अगर ध्येय वो जाता है, श्रेय जाता है, तो बाफला जी को जाता है। और मेरे को वो महामंत्री बनाया, अध्यक्ष बन जाओ, मैंने कहा नहीं, मैं जहाँ हूँ वहाँ हूँ, लोगों को काम करने दीजिए, मैं नौकरी में भी हूँ, इसलिए अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इस तरह से एक महान व्यक्तित्व था। उस व्यक्तित्व को हम, कोई यहाँ पर जो बैठे हैं, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि उसने गड़बड़ की हो, खराब किया हो। व्यवसाय में देखिए, व्यवसाय बहुत कुछ होता है, बड़े बड़े लोग छोटे छोटे काम में, हमारे नारायण दत्त तिवारी जी बहुत बड़े, आज अगर उनको देखा जाए हम उसको बहुत बड़ा व्यक्तित्व मानते हैं। कुछ काले प्रश्न हर एक के, यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में 1-2 काले प्रश्न हो। हर आदमी काले प्रश्नों को छुपाना चाहता है। कोई व्यक्ति अपने हृदय में झांक ले जिसके जीवन के कुछ ब्लैक पेजेस ना हो। सबके होते हैं, लेकिन किसके उजागर होते हैं, उसके नहीं होते हैं, कुछ छुपाए जाते हैं। ऐसे ऐसे काले प्रश्न होते हैं जिसको हम अपने पत्नी से, अपने भाई बहनों से भी नहीं बता सकते। हर एक के जीवन में होते। तो ऐसे सब जीवन में उतार चढ़ाव आते रहे, उनके भी बहुत उतार चढ़ाव भी आए, उन कष्टों को भी उन्होंने झेला, लेकिन अपनी इच्छा शक्ति के बल पर। कोई और होता तो वो कब के न रहा होता, लेकिन उन्होंने फिर भी उनके साथ, ये हमारे बहुत जल्दी हम लोगों के बीच से गए, मेरे से तो 3-4 साल छोटे थे और बड़े भाई के रूप में मानते थे। बस मैं इतनी बात कहूंगा कि ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच नहीं है। अत्यंत कष्ट है हमको कि ऐसा व्यक्तित्व जो आज समाज के लिए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे समाज के महान व्यक्ति के रूप में हमको छोड़ के चले गए, आज हम उनको याद करते हैं। और इनसे हम शिक्षा लेनी चाहिए कि किस तरह अपने पुरुषार्थ के बल पर अगर आदमी चाहे तो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी बढ़ सकता है। तो उन्हीं से हम लोग शिक्षा भी लेते थे। तो जब मैं लिखता था, बोले यार छोड़ो लिखना तुम, बोले फिर बोले नहीं मैं अपना मेरा काम तुम लिखो। मैंने उनका सलाहकार वाला पद छोड़ा। मैंने कहा मैं बहुत लिखना मुझे, मैं उससे चलो जाओ तुम क्षेत्र में काम करो। तो मैंने भी पूरी उन्हीं से प्रेरणा लेके, जो मेरा क्षेत्र था उसमें मैंने काम किया। और आज मैं एक उत्तराखंड भाषा बोर्ड का मेंबर हूँ, और मेरी कम से कम 10-12 किताबें बाजार में आ चुकी हैं, और सम्मान मुझे हिंदी संस्थान से हो जाए, सब जगह से प्राप्त हो चुका है, उसमें कोई कहे। और हाँ, जब 16 में जब मेरी पहली किताब निकली तो बाफला जी ने मुझे हिमालयन गौरव सम्मान से मुझे नवाजा। वो यहाँ के जिलाधिकारी थे, तो साहित्यिक सम्मान से पहली बार हिंदी संस्थान में जो मुझे अमृतलाल नागर साहित्य सम्मान मिला। उसके बाद सबसे पहले उन्होंने बुला के मुझे हिमालयन कॉलेज में सम्मानित किया। ऐसे महान व्यक्तित्व को हम प्रणाम करते हैं और आशा करते हैं ऐसे व्यक्तित्व ही आगे निकले। और समता जी के बारे में भी कहना चाहूंगा। समता को हम शादी के पहले से जानते हैं, तो जब इनकी शादी हुई मेरे से तब से पहले जानते हैं। तो इतनी सौम्य लड़की, और जिस तरह से इसने कॉलेज को संभाला, जिस तरह से कॉलेज के साथ ही जैसे लोगों को बड़ा, जब पैतृक संपत्ति मिल जाती है तो बड़े उनके अंदर गर्व हो जाता है, लेकिन इन्होंने कभी उसको आने नहीं दिया अपने पास।
और जिस तरह से वो सौम्यता के साथ सबके साथ पेश आती हैं, हम आशा करते हैं हिमालयन इंस्टीट्यूट को ये और आगे ले जाएंगे। इसी के साथ ही मैं सबको नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद चंदोला जी। आपके जो गहन संबंध रहे हैं डॉक्टर बाफिला के साथ में, उन्होंने निश्चित तौर पर हम सभी को भावुक कर दिया। और हम कहेंगे कि उन वादियों की हवाएं ही कुछ और हैं, उस आसमान की घटाएं ही कुछ और हैं, सृजनशीलों की धरती है उत्तराखंड, हमारे पहाड़ों की अदाएं और फिजाएं ही कुछ और हैं। तो ऐसी फिजाओं में पैदा हुआ वो व्यक्ति जो आज व्यक्तित्व बन गया, उन्हें हम याद कर रहे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का यहाँ पर उपस्थिति के लिए। आज के इस कार्यक्रम के क्रम में अभी हमारे बीच में माननीय मेयर महोदया को यहाँ पर पहुंचना है। उनका मुख्य अतिथि संबोधन यहाँ पर होगा और उनके द्वारा हमारे बीच में पधारे हुए अनेक जनों को यहाँ पर सम्मानित भी किया जाना है। तो आप कृपया आज के इस कार्यक्रम के समापन तक हमारे बीच में बने रहेंगे, ऐसी हम आप सभी से अपेक्षा और आशा करते हैं और निवेदन भी करते हैं। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन के साथ में अब अपने कुछ संस्मरणों को आपके बीच में रखने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्री विक्रम सिंह बाफिला जी, विक्रम सिंह बिष्ट जी। आज चूंकि बाफिला जी का दिन है तो बाफिला जी याद आ रहे हैं और उनके सुपुत्र का नाम भी विक्रम है, तो कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूटी में वो आ गया। तो आदरणीय श्री विक्रम सिंह बिष्ट जी, जो कि मृणाल श्री और संस्कृति प्रेमी के नाम से जाने जाते हैं, उन्हें आमंत्रित करता हूं अपने संस्मरण कृपया यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद राजेश जी। मंचान सिंह, हमारे जितने भी अतिथिगण हैं और हमारे जितने भी आज के प्यारे प्यारे हमारे सभा में बैठे हमारे मित्र अतिथि, सबका मैं दिवंगत विभूति डॉक्टर दिलीप सिंह बाफिला जी के श्री चरणों में नमन करता हूँ सबकी तरफ से। और आज सब तक पहुंची हुई हैं और सौभाग्य की बात है कि आज उत्तराखंड की 3 संस्थाओं को मिलाकर एक संस्था बनी है। कई बार मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सब एक हो जाओ, एक हो जाओ। संस्थाएं तो एक नहीं हो पाई, लेकिन एक संस्था एक बन गई है। कब तक, कहां तक, कितना अच्छा करती है, क्योंकि इन्होंने एक पहला कार्य बहुत ही अच्छा किया है। तो कहते हैं कि पूत के पालने में जो पाँव दिख जाते हैं वो आगे भी होता है। तो मैं बाफिला जी के बारे में क्या कहूँ, उनके बारे में कहना तो सूर्य के सामने दीपक जलाना है। इतनी उनकी ज्यादा आभा थी, इतनी ज्यादा उनका काम था। जैसे कि मंगल जी ने कहा, ऐसा बहुत कम लोग कहते हैं कि मैं उनकी वजह से बना। मैंने अपनी आंखों से देखा कि लगभग लखनऊ के 99% लोग उनकी वजह से बने, लेकिन कहते नहीं है, कहने की हिम्मत नहीं रखते हैं। हिम्मत रखना भी बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद मंगल सिंह जी। और चंदोला जी ने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। इन्होंने कहा कि शायद मैं पहला व्यक्ति हूं जो उनके बहुत अंतरंग हूं। ऐसा नहीं है चंदोला जी, ये आपकी सोच है। बाफिला जी की ऐसी गरिमा थी, ऐसी आभा थी कि हर व्यक्ति यही सोचता है कि मैं पहला व्यक्ति हूं, क्योंकि मैं उनके साथ बहुत रहा। बस बाफिला जी की एक ही कमजोरी थी, जिसकी वजह से शायद हमें भी तकलीफ होती थी और हम भी कहते थे बाफिला जी ये व्यक्ति आपको बेवकूफ बना रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। बाफिला जी हर एक पे विश्वास कर लेते थे, ये उनकी कमी थी। और उस विश्वास में बहुत से लोगों ने उनका विश्वासघात किया, ये सबसे बड़ी कमजोरी थी। और जब हम उनकी उन कमियों, क्योंकि हम लोग कल्चर से जुड़े लोग हैं, संस्कृत प्रेमी है, तो हम जो अच्छा होता है वही बताने का प्रयास करते हैं, वही दिखाने का प्रयास करते हैं। तो जब हम इन सब चीजों का उनको प्रयास किया, तो जिन लोगों के बारे में हमें लगा कि ठीक नहीं है, उनको उन्होंने कहा या उन्होंने सुना, तो धीरे धीरे उन लोगों ने हम जैसे लोगों को बाफिला जी से अलग कर दिया। ऐसे बहुत से लोग उनसे अलग हो गए जो उनके अपने थे। अंतिम समय में बहुत दिनों तक दूर रहे, लेकिन जब समय अंतिम आया तो हम उनके काम आने का प्रयास किया जितना भी कर सकते थे।
अपने बहुत ही नन्हा सा प्रयास हम लोगों का रहता था, लेकिन दुख और तकलीफ यही होती थी कि जिस संस्था की बात आज की जा रही है कि उसको इतनी बड़ी जमीन दी गई, उस संस्था को सींचा गया, उन लोगों को सींचा गया, न जाने कितने वकील उनके द्वारा बन गए, कितने लोग बन गए, क्या क्या बन गए, कहना ठीक नहीं है, लेकिन उन लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। ये हमारा दुर्भाग्य, हमारे पर्वतीय महासभा का, हमारे उत्तरांचल का, उत्तराखंड का, हम लोगों का, कि अगर हम उस व्यक्ति के उस समय में आगे आते तो शायद आज ये स्थिति नहीं होती, ऐसा नहीं होता। ये मेरा अपना कहना है, बाकी सबकी अपनी अपनी सोच है। क्योंकि गलतियां हर एक से होती रहती है, गलती हो गई होगी कोई, लेकिन हम लोग को नहीं लगता था कि ऐसे गलत होंगे। और हमने तो कहा, हमसे अवस्थी जी ने कहा, मैं और विपिन गए थे कि आप लिख के देंगे कि ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। मैंने कहा हम लिख के देंगे। मतलब ऐसे व्यक्ति अगर और सारे लोग होते तो शायद थोड़ा और जीते, थोड़ा और अच्छा, जैसे कि उन्होंने बताया कि शिक्षा में किया, ऐसे ही वो स्वास्थ्य के लिए, हॉस्पिटल के लिए भी कर रहे थे। शायद वो हॉस्पिटल आज बन जाता, आज हमारे पहाड़ का एक और हॉस्पिटल होता, हमारे लोगों को सुविधा मिलती। जैसा कि सुनते थे कि लोगों के बच्चों को उन्होंने, अपने पहाड़ के बच्चों को अपने यहाँ पैसा भी नहीं किया, कम भी कर दिया, नौकरियां भी लगा दी उसी कॉलेज में। तो वो बहुत ही सरल व्यक्ति थे। उनसे हमारा परिचय विधायक निवास रॉयल होटल में हुआ था, क्योंकि तब हम लोग सब वहां जाया करते थे मंत्रियों से मिलने, उनसे मिलने। और पूरे समय हम लोग के साथ हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जगह जगह हमारा उनसे परिचय होता रहा। उत्तराखंड आंदोलन में जुड़े रहे हम लोग के साथ, पूरा उत्तराखंड आंदोलन रहा। कोई भी काम ऐसा नहीं जहां बाफला जी नहीं रहे। बाफला जी हर जगह, हर समय, हर एक के लिए उपस्थित रहे। बस दुख यही है कि हम लोग उनके लिए उपस्थित नहीं रह पाए। हो सकता है हमारा अपना कोई कारण रहा हो, या हम समय न दे पाए हो, या हम किसी ने हमको शायद भड़का दिया हो, बहका दिया हो। ये तो उसका दिल जानता है, वो जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात पर्वतीय महापरिषद के लिए होनी चाहिए थी कि आज उनके नाम का या उनकी मूर्ति उस भवन में बनती, मूर्ति लगती, ये भवन में उनका नाम होता, थोड़ा अच्छा लगता। हम कहें ये बात या उनका परिवार कहे ये बात, ये शायद अच्छी नहीं है। हमारे महापरिषद जो बनी है, हमारे बीच में अनीता जी है, उनका भी स्वागत है। अब शायद जो संस्था बनी है, अगर डॉक्टर योगेश तिवारी जी जो कि हमारे पूर्व राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, कैलाश उपाध्याय जी जो कि पुरानी संस्थाओं से जुड़े रहते, ये अब अगर कुछ ऐसा करें, ऐसा करने का सौभाग्य मिले, तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि लखनऊ में फिर एक बार हम सब एक हों, हमारा राजनीतिक वर्चस्व बने, हमारे प्रतिनिधि राजनीति में भी आए। पहली बार जब उत्तरायणी मेला हम लोगों ने किया था महानगर रामला ग्राउंड में, तब उन्होंने मुझे बुलाया कि विक्रम तुम सबसे पहले व्यक्ति हो लखनऊ के, तुम हमारा कल्चर को अच्छा समझते हो, अच्छा करोगे। हमने कहा नहीं, हम बाहर से करते रहेंगे। नहीं, तुम्हें रहना है। तुम 3 साल तक महानगर रामला ग्राउंड बनकर रहा। बाफला जी ने पूरा का पूरा पैसा अपनी जेब से दिया। 3 सालों तक उत्तरायणी मेले के लिए सारा का सारा पैसा बाफला जी के साथ जो अन्य लोग रहे होंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सहयोग, योगदान पूरे कॉलेज की बसें, स्टूडेंट, हर चीज 3 साल लगा दी। और जो वो बोया आज काट कोई और रहे हैं। ऐसा होता है, जो आम का पेड़ लगा देता है उसका फल वो नहीं खा पाता। आने वाले अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन अच्छा होता कि उन्हें इस तरीके से हमारे जो शीर्ष महापरिषदें हैं, शीर्ष लोग हैं जो अपने को कहते हैं कि हम लखनऊ की सबसे बड़ी संस्थाएं हैं, जो बाफला जी की वजह से आज एक हैं, वो लोग अगर इस काम को करते और उनके साथ देते और आज भी
हम सब एक रहें। बाफला जी का यही सबसे बड़ा योगदान रहेगा कि उनके लिए हम सब लोग एक होकर एक हो जाएं। उत्तराखंड की जय, आपकी जय। धन्यवाद।